अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। 5-10 मिनट के लिए अगर किसी का कोई प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। फिर तब तक सारे स्टूडेंट्स आ जाएंगे, तब हम अपना नया जो सेशन है उसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक अगर आपका कोई प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप लोग वो पूछ सकते हैं। जी उमर जवेद पूछे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर बेसिकली सर ये जो दो तीन लेक्चर्स लास्ट में हुए हैं, इसमें पहले तो हमें जो वर्ड्स का था वो हम जो उसकी जो मेन टाइटल था उसमें से हम खुद मैनुअली देखते थे। बाद में हमें एक टूल मिल गया सेरिब्रो, जिसमें जो हमें कीवर्ड सर्च देता था, जो उसमें जो वो वॉल्यूम बताता था कि हाईएस्ट सर्च वाला कीवर्ड कौन सा, लोवेस्ट वाला कौन सा, मीडियम। उसमें से हम हाईएस्ट को अगर हम देखते हैं, क्योंकि ज़रा ट्रैफिक तो हाईएस्ट कीवर्ड सर्च पे आ रही है, तो हम क्यों नहीं हाईएस्ट कीवर्ड के अगेंस्ट रैंकिंग रैंकिंग अपनी प्रोडक्ट की करना चाहते? क्या सिर्फ हम देखते हैं कि हमारा जो मध्य मुकाबला है उसका हमें मुकाबला करना मुश्किल है? इसकी क्या वजह है कि हम जो हाईएस्ट रैंक वाला कीवर्ड है उसकी तरफ हम क्यों नहीं जाते? की वजह ये है, एक तो ये है कि हमें जो हाईएस्ट सर्च वॉल्यूम वाला कीवर्ड नजर आ रहे होते हैं वो बहुत ज्यादा हाई कंपटीशन वाले होते हैं। स्टार्ट में हमारे पास इतना ज्यादा बजट नहीं होता है, एवरेज बजट होता है हमारे पास 15 to 30,000 डॉलर्स का। तो उसके अंदर हम एक ऐसे कीवर्ड को जिसका सर्च वॉल्यूम 1 लाख है, 2 लाख है या उससे ज्यादा है, उसको कभी भी हम उसके ऊपर रैंक नहीं हो सकते। तो इस तरह अगर हम मेन में स्टार्ट में ही अगर एक हाई सर्च वॉल्यूम वाले के ऊपर जाएंगे, उसके अक्रॉस गिव अवेज करेंगे और हम रैंक नहीं होंगे, तो हमारा सारा बजट भी स्पेंड हो जाएगा और हमारा रैंक भी नहीं बनेगा। इसका 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 मुताबिक इसके उल्ट हम क्या करते हैं, हम एक कीवर्ड टारगेट करते हैं जो कि एक रीजनेबल कीवर्ड होता है, जिसके अक्रॉस सर्च वॉल्यूम 25 से 50,000 के करीब करीब होता है। ठीक है जी। उस कीवर्ड को टारगेट करते हैं, उस कीवर्ड को अपना मेन कीवर्ड बना लेते हैं। उस मेन कीवर्ड के ऊपर हम गिव अवेज करते हैं और रैंक हो जाते हैं। जब हम उसके ऊपर रैंक होते हैं ना, तो हमें वहां से रेवेन्यू आना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि उसके ऊपर रैंक होने के लिए हमें ज्यादा ब्लीडिंग, ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी नहीं पड़ती है। तो फिर बाद में ऑब्वियसली हमने, क्योंकि वो हाई सर्च होने वाले कीवर्ड भी अपनी लिस्टिंग में ऐड किए होते हैं, तो हमने उनके ऊपर भी रैंक होना होता है। तो बाद में जब हम उस कीवर्ड के ऊपर रैंक हो जाते हैं, हमारी एक बैकबोन बन जाती है, फिर उसके बाद हमारे पास जो हमारा प्रॉफिट आ रहा होता है, हम उसको वापस री इन्वेस्ट करके हम ज्यादा सर्च वॉल्यूम वाले, ज्यादा हाई सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड के ऊपर भी रैंक होते हैं। लेकिन फर्स्ट हमारा जो मेन मकसद होता है वो यही होता है कि हम एक ऐसे रीजनेबल कीवर्ड को टारगेट करें जिसके ऊपर रैंक होना इजी। जी सर, सेकंड चीज ये मैं कहना चाह रहा था कि पहले तो हम ये हम स्टेप यूज करते थे ना, कि पहले हम जो है फाइंड करके कौन सी हमने सेल करनी है प्रोडक्ट, तो उसके अगेंस्ट एक्सरे फिर हम रन करते थे उसका कीवर्ड डाल के। तो दूसरी ऑप्शन ये हो सकती है कि अगर मैं रिवर्स एससीएन के थ्रू जाके तो उसमें से मैं सर्च करूं, और जो सा मुझे फिजिबल वर्ड लग रहा है, कीवर्ड जो लग रहा है जिसकी यानी ना बहुत ज्यादा सर्च वॉल्यूम है ना बहुत कम है, वो मैं जाके उसके अगेंस्ट प्रोडक्ट्स ढूंढ के फिर उस पे एक्सरे रन करूं, ये ज्यादा बेटर नहीं है? ऑब्वियसली आपने ये काम करना है, आपने अभी भी यही काम करना है। आपने सबसे पहले प्रोसीजर क्या है, हमने करना क्या है, हमने सबसे पहले ब्लैक बॉक्स के ऊपर से एक प्रोडक्ट ढूंढी। उस प्रोडक्ट को हम अमेजोन पे लेके गए, ठीक है। वहां पे हमने उसका एक्सरे रन किया, हमें कुछ अच्छा लगा एक्सरे, हमारे हमने उसका एक अच्छा कीवर्ड उठाया था। और उस कीवर्ड का चाहे सर्च वॉल्यूम 50,000 से ऊपर भी हो, लेकिन हमें उसका जो डाटा था वो अच्छा लगा, वो हमारे क्राइटेरिया पे लगा। फिर हमने उधर से अपना एक कॉम्पिटिटर पकड़ना है। ठीक है जी। कॉम्पिटिटर का करना है हमने रिवर्स एसिन। कॉम्पिटिटर के रिवर्स एसिन करने के बाद वो कीवर्ड जिसको हमने टारगेट करना है, जिसको हम अपना मेन कीवर्ड बनाएंगे, उसका हमने उधर लेके जाना है अमेज़न के ऊपर। उसके ऊपर हमने डाटा रन करना है और उसके ऊपर एक्सरे चलाना है। फिर जो दूसरी दफा हम एक्सरे करेंगे हमारे मेन कीवर्ड के ऊपर, अगर वो एक्सरे हमारे क्राइटेरिया के ऊपर पूरा आएगा, तब भी हम प्रोडक्ट को फाइनलाइज करेंगे। प्रोसीजर ही है जी बेसिकली। जी जी। बेसिकली सेकंड वाला जो एक्सरे हमारा होगा वही रिजल्ट, जो हमारा जो हम कीवर्ड सेलेक्ट करेंगे उसके अगेंस्ट जो एक्सरे है वो मैटर करता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अच्छा जी, किसी और का कोई क्वेश्चन? अच्छा जी, लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह। हम लोग फिर से, क्योंकि इशू बहुत ज़्यादा आ रहा है स्टूडेंट्स को। वैसे तो मैंने 3 से 4 दफ़ा आप लोगों के लिए चीज़ रिपीट कर दी हुई है, हम लोग लगातार पिछले वीक से इस चीज़ को स्टडी करते आ रहे हैं।
ब्लैक बॉक्स को हमने स्टडी कर लिया है, तो मैं अब ब्लैक बॉक्स पे टाइम ज़ाया नहीं करूँगा और ना ही मैं यहाँ पे एक्स-रे रन करने में टाइम ज़ाया करूँगा। एक्स-रे को रन करके मैं आप लोगों को स्टडी करना थोड़ा-सा बता देता हूँ। ठीक है जी? लेट्स सपोज़ कोई भी प्रोडक्ट है, मैं कहता हूँ मेरे पास एक गार्लिक प्रेस की प्रोडक्ट है जो मैंने वहाँ से ब्लैक बॉक्स से पिक किया और इस प्रोडक्ट को हम एज़ समझेंगे कि ये हमारे क्राइटेरिया पे आ रही है। लेट्स सपोज़ करना है, ठीक है? क्योंकि हमारे पास अभी इतना टाइम नहीं होता है कि हम आपके लिए कोई परफेक्ट प्रोडक्ट यहाँ पे एग्ज़ाम्पल शो कराएँ। तो हम लोग यहाँ पे लेट्स सपोज़ करेंगे और जब हम लोग हंटिंग कर रहे होंगे, जब आप लोग हंटिंग कर रहे होंगे तो आपने उस क्राइटेरिया को फुलफ़िल करना होता है। तो लेट्स सपोज़ ये मेरे पास एक प्रोडक्ट है गार्लिक प्रेस, इसके ऊपर मैंने एक्सेल रन किया है। मुझे ये प्रोडक्ट पसंद आई है, ठीक है? इसकी सेल अच्छी है, इसका सर्च वॉल्यूम अच्छा है मेरे क्राइटेरिया के मुताबिक। अब यहाँ पे आप लोगों के लिए एक चीज़ है कि अगर आप लोगों को देखें, कल बहुत सारे स्टूडेंट्स को इश्यू आ रहा था कि उनके ना ये इस तरह का इश्यू आ रहा था कि उनका डाटा शो नहीं हो रहा था, ब्लर आ रहा था, एनए लिखा हुआ नज़र आ रहा था। अगर आप लोगों को एनए लिखा हुआ नज़र आए ना तो इसका मतलब है कि टूल में कोई इश्यू नहीं है, टूल में कोई इश्यू नहीं है। आप या तो कोई कीवर्ड ऐसा सर्च कर रहे हैं जो एक्सिस्ट ही नहीं करता, ठीक है? या आप लोग सर्च ही पूरा सेंटेंस कर रहे होते हैं। पूरा सेंटेंस नहीं सर्च करना, उसका एक कीवर्ड, एक वर्ड सर्च करना होता है। अब देखिए जिस तरह मुझे ये इश्यू आया है, मैंने सिंपल क्या करना है, मैंने यहाँ पे गया, मैंने जो पुराना मैंने लॉगिन खोला हुआ है इसको क्रॉस किया, नए अकाउंट के अंदर जाके मैंने दूसरे अकाउंट के अंदर एक्सेस कर लेनी है। दूसरा अकाउंट चेक करूँगा, दूसरा अकाउंट लोड होगा, अगर उसके अंदर ये इश्यू आएगा, तो मैं फिर तीसरे अकाउंट में जाऊँगा। तो इस तरह मैंने 6 के 6 अकाउंट चेक करने होते हैं क्योंकि ये इश्यू आता है, ये सेशन 1 में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, कि मुझे भी ये इश्यू आता रहता है कि मेरा जो डाटा है वो ब्लर शो हो रहता है। तो उसमें ये इस कोई परेशानी वाली बात नहीं है, उसमें आप अपना अकाउंट स्विच कर दें मोस्टली, ठीक है? आप अकाउंट स्विच करेंगे, आपको मोस्ट प्रोबेबली 1 या 2 अकाउंट के बाद आपको आपका डाटा शो हो जाया करेगा। अब अगर हीलियम 10 की एक्सटेंशन में इश्यू आ रहा है आपको, तो या तो आप एक्सटेंशन को रीलोड कर लें, ठीक है? या तो आप एक्सटेंशन को रीलोड कर लें, उसको लॉग आउट करके, जो आपने यहाँ पे एक्सटेंशन यहाँ डाली हुई है, उसको लॉग आउट करके जिस ईमेल के ऊपर आपने हीलियम 10 का टूल की एक्सेस ली हुई है, उसी टूल को जब आप दोबारा रन करेंगे, तो आपका मोस्ट प्रोबेबली वो वाली आपकी भी हल हो जाया करेगी, वो जो इश्यू है आपका। अच्छा जी, गार्लिक प्रेस लास्ट टाइम ये हुआ था कि लास्ट टाइम शेयरिंग बेसिस पे हीलियम 10 मिल रहा था, लेकिन इस साल क्योंकि अब साल का आखिर है, तो उन्होंने जो शेयरिंग बेसिस वाला टूल है वो बंद कर दिया हुआ है क्योंकि अमेज़न अमेज़न भी हम लोग जब आगे जाएँगे तो हम देखेंगे कि अमेज़न भी ये काम करता है। अमेज़न रिव्यूज़ डिलीट कर देता है, अकाउंट ब्लॉक करना बहुत स्टार्ट हो जाता है। इस तरह के इश्यूज़ साल के आखिर में बहुत ज़्यादा आते हैं, तो ये हम इनसे भी फ़ैमिलियर होंगे आगे चल के। अच्छा जी, लेट्स सपोज़ मैंने एक एक्सेल रन किया एक प्रोडक्ट पे और ये प्रोडक्ट का सर्च वॉल्यूम भी 25 से 50,000 की रेंज में है। इसके एवरेज रिव्यूज़ इसके 250 से 350 की रेंज में है। एवरेज प्राइस इसकी 15 से अबव है। बीएसआर इसका 30,000 से कम है। एवरेज रेवेन्यू इसकी 10,000 से 25,000 की रेंज में है। कोई इसके ऊपर ब्रांड डोमिनेंसी नहीं है, कोई अमेज़न डोमिनेंसी नहीं है इसके ऊपर। लेट्स सपोज़ क्योंकि मैं लेट्स सपोज़ की बात कर रहा हूँ आप लोगों को। अच्छा जी, प्राइस रेंज में किसी ने मिनिमम प्राइस टारगेट नहीं की हुई। मिनिमम प्राइस टारगेट करने का मतलब ये है कि मतलब बहुत ही मिनिमम प्राइस। मतलब एक बंदा यहाँ पे एवरेज प्राइस आपको हीलियम 10 शो करा रहा है 10। अगर हीलियम 10 आपको एवरेज प्राइस 10 शो करा रहा है और यहाँ पे एक बंदा 6 में या 5 में बेच रहा है, तो इसका मतलब है कि उसने मिनिमम प्राइस टारगेट की हुई है, जो बहुत ज़्यादा उसने मतलब 40% ऑफ किया हुआ है, 50% ऑफ दे रहा है वो। तो इसका मतलब है उसने मिनिमम प्राइस टारगेट की हुई है और अगर यहाँ पे 2 से 3 ऐसे लोग हों जो मिनिमम प्राइस टारगेट करके बैठे हों, तो उससे क्या होता है, उससे पूरी नीश का, पूरे यहाँ पे जितने भी कॉम्पिटिटर्स होते हैं, उनका कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि वो सेलर बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन दे रहे होते हैं। फिर आपके चांसेस कम हो जाते हैं सेल्स के, या आपको कम सेल्स मिलती हैं। तो इस तरह की भी प्रोडक्ट को हमने इग्नोर करना है, इस तरह की प्रोडक्ट हमने अपने सेलर को नहीं देनी है। सेल्स की बात की थी कि ऑब्वियसली यहाँ पे जो लोग बैठे हैं जो हज़ार-हज़ार, 3-3 हज़ार, 10-10 हज़ार यूनिट्स की सेलिंग कर रहे हैं, वो बहुत पुराने लोग हैं। वो 2-2 3-3 साल से यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनकी एक अच्छी खासी सेल वेलोसिटी है। और रैंक होने के लिए मैंने आपको जो 3 फैक्टर बताए थे, उनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर था वो था आपका सेल वेलोसिटी का।
सेल वेलोसिटी पर डे के ऊपर, अगर इस बंदे को एक दिन में 20 यूनिट की सेल आती है, तो अगर आपने इसको इसको कम्पीट करना है, इसको पीछे छोड़ना है, तो आपको चाहिए, ये आपके ऊपर लाजिम है कि आपकी प्रोडक्ट के ऊपर, उसकी जो लिस्टिंग है उसके ऊपर 20 से ज्यादा यूनिट्स की सेल आए पर डे। ठीक है? और वो कब तक आनी चाहिए? 8 दिन तक। 8 दिन से ज़्यादा तक आपकी लिस्टिंग के ऊपर 20 से ज़्यादा यूनिट्स की सेल आएगी, तब भी आप इस बंदे को कम्पीट कर सकेंगे। तो ऑब्वियसली अगर आप एज़ अ न्यू सेलर हैं, आपकी तो सेल वेलोसिटी नहीं है अभी, आपकी आपकी प्रोडक्ट को नज़र ही नहीं आती है क्योंकि लास्ट-लास्ट पेजेज़ पे है, तो किस तरह ऊपर आएगी? तो इतने ज़्यादा ऑर्डर लेके आना प्रोडक्ट के ऊपर बिल्कुल भी फिज़िबल या बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता है। तो इस वजह से मैंने आप लोगों को जो सेल्स की रेंज बताई थी, वो ये बताई थी कि आपने कोशिश ये करनी है कि टॉप 15 में 70% लोग वो हों, जिनकी सेल वेलोसिटी 200 से 500 यूनिट्स के बीच में हो, 200 से 500 यूनिट्स के बीच में हो, ठीक है? हाँ, अगर टॉप 15 है तो उसमें 30% लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी 1000, 2000 यूनिट की भी सेल हो, ठीक है? क्योंकि अगर जहाँ का थोड़ी रीज़नेबल सेल हो, वहाँ ज़्यादा सेल वाले भी होने चाहिए, ताकि हमें पता लगे कि हम एक अच्छी नीश में गए हैं जहाँ यूनिट्स की सेल आ जाती होती है, ठीक है? क्योंकि पहला मकसद ही हमारा ये है कि हमने यहाँ पे रैंक होना है, पहला मकसद ही यहाँ पे ये है। तो अगर हम उसकी सेल वेलोसिटी को ही नहीं कंप्लीट कर पाएँगे तो रैंक किस तरह होंगे हम? रेवेन्यू रेवेन्यू ऑब्वियसली सेल्स को जब हम सेल्स हमारी रीज़नेबल होगी तो रेवेन्यू भी हमारी रीज़नेबल हो जाएगी, और जो प्राइस रेंज मैंने आपको बताई है उसमें जो मैंने आप लोगों को एक लिमिट बताई है रेवेन्यू की, वो ये बताई है कि 10,000 से $25,000 की रेंज होनी चाहिए रेवेन्यू की। बीएसआर लेस देन 5,000 मोस्टली पीपल, इंडिविजुअल बीएसआर की बात कर रहा हूँ मैं। रेटिंग का आप लोगों को पता है, और रिव्यू काउंट सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ है रिव्यू काउंट। पहली चीज़ तो मैंने आप लोगों को बता दी ना सेल्स की, सेकंड फैक्टर होता है रिव्यूज़ का। तो अगर यहाँ पे लोग बैठे हैं 10-10, 20-20 हज़ार रिव्यूज़ के साथ, तो बहुत मुश्किल होगा उनको कम्पीट करना, क्योंकि उनकी रिव्यू वेलोसिटी बहुत हाई होगी। वो उनको 1-1 महीने में 2-2, 3-3 हज़ार रिव्यूज़ आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली रैंक होने के लिए हमें रिव्यू वेलोसिटी को भी देखना होता है। अगर हमारी रिव्यू वेलोसिटी उनसे मैच नहीं करेगी, तो हम किस तरह उनको पीछे छोड़ेंगे? नहीं छोड़ सकते। तो हम रिव्यू वेलोसिटी का हमने जो फैक्टर देखा था, वो ये देखा था कि 150 या 100 से कम रिव्यूज़ हों लास्ट 30 डेज़ में उसके, ठीक है जी? अब यहाँ पे एक लिखने वाली चीज़ है, आज एक लिखने वाली चीज़, पहली लिखने वाली चीज़ जो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि हर 150 में से 1 बंदा आपको रिव्यू देता है। हर 150 से 200 बंदों में से 1 बंदा आपको रिव्यू देता है। मतलब हर 100 में से 0.5% पीपल आपको रिव्यू देते हैं। अगर 100 लोग आपकी प्रोडक्ट को खरीदेंगे, उसमें से सिर्फ़ 0.5% लोग आपको रिव्यू देंगे। इसका मतलब है अगर 200 लोग आपकी प्रोडक्ट को खरीदेंगे, तो 200 में से सिर्फ़ 1 बंदा आपको रिव्यू देगा। ठीक है जी? ये रिव्यू वेलोसिटी है, और ये क्या नाम है, ये इस तरह नहीं है कि हवा में बता दी गई है या इसको इसका तजुर्बा नहीं किया गया, ये टेस्टेड है। ये अंग्रेज़ों ने भी टेस्ट किया हुआ है, ये मैंने भी टेस्ट किया हुआ है, ये एक्सट्रीम कॉमर्स एनेबलर्स हर बंदे ने टेस्ट किया हुआ है। और ये क्राइटेरिया हम लोग यूएई में भी अप्लाई करेंगे, सऊदीया में भी अप्लाई करेंगे और ऑस्ट्रेलिया में भी अप्लाई करेंगे, कि हर 200 में से 1 बंदा आपको रिव्यू देता है आपकी प्रोडक्ट के ऊपर, और वो ऑर्गेनिक रिव्यू होता है। वरना तो आप अगर 10 लोग आपकी प्रोडक्ट खरीदते हैं, आप 10 लोगों को कहो कि मैं आपको रिफंड कर दूँगा, आपकी आपने जो प्रोडक्ट खरीदी है, फ्री में ले लो मेरी प्रोडक्ट, तो 10 के 10 लोग आपको रिव्यू दे देंगे, या मैक्सिमम 90% तो देंगे आपको रिव्यू। लेकिन यहाँ पे मैं बात करूँ ऑर्गेनिक, कि आपको कहना ना पड़े कि मुझे रिव्यू दो। ठीक है जी? तो रिव्यू बिल्डिंग प्रोसीजर बहुत मुश्किल होता है, बहुत टाइम टेकिंग होता है। तो अगर आपके रिव्यूज़ ही नहीं बिल्ड होंगे, तो आप रैंक किस तरह होंगे? तो इस वजह से मैंने आप लोगों के ऊपर एक लिमिट रखी है कि आप लोगों ने रिव्यू वेलोसिटी सिर्फ़ उसी प्रोडक्ट पे जाना है जिसकी रिव्यू वेलोसिटी लेस देन 100 या 150 हो, मोस्टली वहाँ पे, ठीक है? इस चीज़ को आप लोगों ने ज़हन में रखना है, ये स्टडी करना है आपने। ये चीज़ देखनी होती है आपने एक्स-रे के अंदर, ठीक है? ये क्लाइंट ने नहीं देखनी है, आपने देखनी है। सर बार-बार ज़ूम हो रहा है कुछ समझ नहीं। ठीक है जी, रिव्यू वेलोसिटी तक यहाँ पे ये सब चीज़ें, ये सब बातें आप लोगों ने ज़हन में रखनी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ख़ासकर जब आप लोग यूएसए मार्केट में वर्किंग कर रहे हो। क्योंकि बहुत सर मुश्किल मार्केट है यूएसए मार्केट, इसके अंदर कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, इसके अंदर ब्लीडिंग सबसे ज़्यादा की जाती है। ठीक है जी? इस चीज़ को ज़हन में रखें। आगे आगे बिल्कुल भी देखने वाली चीज़ें नहीं है, आगे बस बाकी नॉर्मल सी इन्फॉर्मेशन है, इसको देखने की ज़रूरत नहीं होती।
सिर्फ यहाँ तक रिव्यू वेलोसिटी तक आपने लाजमन स्टडी करना है। और आप अच्छी चीज क्या करेंगे, एक तो हम लोग मोस्टली देखते हैं ना अब सिर्फ टॉप 15 को, लेकिन जो लोग प्रोफेशनल होते हैं वो टॉप 15 को ही नहीं देखते, वो पूरी पूरी एक नीच को देखते हैं, वो पूरे पेज को देखते हैं, वो 60 तक देखते हैं, पूरी विंडो को सर्च करते हैं कि पूरी विंडो में क्या सेल्स जा रही है, क्या सेल वेलोसिटी आ रही है। ठीक है जी, इस चीज को वो ज़हन में रखते हैं। अच्छा जी, ये तो हमारे पास एक चीज़ एक्सक्यूज मी होगी। सर। अब हम 1 सेकंड मुझे ना 1 मिनट दें बस। अच्छा जी, यहाँ पे हमने एक लेट्स सपोज़ गार्लिक प्रेस है, हमने इसको रन किया, ठीक है? हमारे पास डाटा शो हो गया और ये डाटा हमें पसंद आया। हमने कहा कि हाँ, ठीक है, ये डाटा अच्छा है। अब यहाँ पे हम एक कॉम्पिटिटर डिसाइड करेंगे। हमने एक सिलेक्ट करना है एक कॉम्पिटिटर। अब कॉम्पिटिटर किसने सिलेक्ट करना है हमने, ये चीज़ आज मैं आप लोगों को बताऊँगा। ठीक है जी? कॉम्पिटिटर कैसे सिलेक्ट करना है? अच्छा जी, कॉम्पिटिटर की बात करें हम तो हम लोग स्टडी करेंगे टॉप 10 को। टॉप 10 कॉम्पिटिटर्स हैं, लेट्स गो 5 से लेकर 15 तक हमारे टॉप 10 कॉम्पिटिटर्स हैं। इनको हम स्टडी करेंगे और इनमें से हम एक अपना कॉम्पिटिटर सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं टॉप कॉम्पिटिटर की तरफ। अब ये बंदा है ओरब्लू, ठीक है जी? इस एफबीए किया हुआ फुलफिलमेंट बाय अमेज़न, 13.97 इसकी प्राइस है, 13.97 इसकी प्राइस है। अब ये भी हमने एक चीज़ देखनी है कि एवरेज प्राइस से कम ना हो ये प्राइस, एवरेज प्राइस से कम ना हो ये प्राइस। क्योंकि अगर तो ये प्राइस ही कम कर देगा तो फिर हमारा प्रॉफिट मार्जिन जो होगा वो भी कम हो जाएगा। तो हमने एक चीज़ देखनी है कि हमने वो कॉम्पिटिटर सेलेक्ट करना है जिसकी प्राइस एवरेज प्राइस से ज़्यादा हो, ठीक है? तो ये वाला फैक्टर भी हमारा ठीक है, ये वाला फैक्टर हमारा ठीक है। इसको एफबीए फीस क्या पड़ रही है? $5 पड़ रही है। ये अगर आपने जब अब आप लोग कर रहे होंगे तो ये लिखना पड़ जाएगा अगर आपको कि मेरा जो कॉम्पिटिटर है उसको एफबीए प्राइस क्या पड़ रही है, तो ये चीज़ लिख लिया करें। लाज़मी होता है, आपका क्लाइंट आपसे पूछता है कि अगर हम ये प्राइस टारगेट करेंगे तो इसके ऊपर हमें एफबीए फीस क्या पड़ेगी, ठीक है? एफबीए फीस आपको 13.97 के ऊपर 5 पड़ रही है। एफबीए फीस क्या होती है आज मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूँगा। सेल्स क्या है इसकी? इसकी सेल है 24,000, 24,000 यूनिट की सेल है इसकी। तो क्या मैं इसको कम्पीट कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। इतनी ज़्यादा सेल इसकी, मतलब दिन में ये 8-8 900 यूनिट भेज रहा है, तो मैं कैसे इसको कम्पीट कर सकूँगा? मैं बिल्कुल भी कम्पीट नहीं कर सकता। 3.5 लाख की इसकी रेवेन्यू है। नीचे आ जाऊँगा ऑक्सो, इसके साथ अमेज़न बैठा है। ये कैबले, ये ब्रांड है लेट्स सपोज़, ठीक है जी? एफबीए किया हुआ है, प्राइस रेंज इसकी थोड़ी खराब है लेकिन लेट्स सपोज़ इसकी प्राइस नहीं, लेट्स सपोज़ इसकी प्राइस एवरेज प्राइस से ज़्यादा है। तो ये फैक्टर ठीक हो गया। इसको ये एफबीए फीस पड़ रही है और लेट्स सपोज़ ये जो यूनिट सेल कर रहा है वो 250 यूनिट्स है मंथली। अभी तो यहाँ पे ये 1000 कर रहा है ना, लेकिन मैंने कहा लेट्स सपोज़ ये 200 यूनिट सेल कर रहा है मंथली। तो इसका मतलब है कि ये बंदा हमारे क्राइटेरिया पे आ रहा है। 15,000 की रेवेन्यू अर्न कर रहा है, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, क्राइटेरिया पे आ रहा है। फिर मैं आगे जाऊँगा, फिर मैं इसके बीएसआर को चेक करूँगा। ऑब्वियसली 3000 के करीब इसका बीएसआर है, बहुत अच्छी बात है, 5000 से कम है। रेटिंग भी इसकी अच्छी है। रिव्यू लेट्स सपोज़ इसके ऊपर 300 है, ये भी अच्छी चीज़ है और रिव्यू वेलोसिटी इसकी लेस देन 100 है, ये तो बेस्ट चीज़ है। तो मुझे पता लग गया कि ये बंदा मेरा कॉम्पिटिटर है, ये बंदा मेरा कॉम्पिटिटर है। अब यहाँ पे 2 चीज़ें समझने वाली हैं, यहाँ पे 2 चीज़ें समझने वाली हैं। एक चीज़ तो ये कि आप जो कॉम्पिटिटर सेलेक्ट करेंगे, आपने देखना है कि वो सेल क्या कर रहे हैं, आपने देखना है कि वो सेल क्या कर रहे हैं। अब मुख्तलिफ टाइप से गार्लिक्स हैं, एक टाइप ये है और दूसरी टाइप पीछे आपने देखी हुई है। डिमांड किस चीज़ आपने देखना है कि डिमांड किस चीज़ की है। हमने हमेशा फॉलो करना है ट्रेंड को। तो ट्रेंड मतलब जब मैं ट्रेंड की बात करता हूँ तो आपने समझ आना है मोस्टली लोग क्या कर रहे हैं, मोस्टली लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ की प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ये देखें, ना कि इस तरह की। और ये लोग सेल कर रहे हैं इनकी रेवेन्यू भी अच्छी है, ठीक है? तो मैंने भी इसी तरह की प्रोडक्ट सेल करनी है या इस तरह की, ना कि इस तरह की। तो ये चीज़ शो करा रही है कि ये बंदा मेरा कॉम्पिटिटर नहीं है, ये बंदा मेरा कॉम्पिटिटर नहीं है। अब लेट्स सपोज़ ये मेरा कॉम्पिटिटर मुझे मिल गया है, इसका सारा क्राइटेरिया मेरे क्राइटेरिया पे है, इसकी रेवेन्यू भी 25,000 से कम है और 10 टू 25,000 की रेंज में है इसकी रेवेन्यू। इसके रिव्यूज़ भी 350 से कम हैं।
इसका BSR भी 550 से कम है, इसकी प्राइस भी 13.44 से अबव है। वैसे तो ऑब्वियसली अगर मैं अपने क्राइटेरिया की बात कर रहा हूँ या मैं उस क्राइटेरिया की बात कर रहा हूँ जो रिकमेंडेड क्राइटेरिया है, ग्रुप्स में भी, अंग्रेजों में भी, सब में, ऑब्वियसली वो $15 से ज्यादा, तो इसकी प्राइस भी $15 से ज्यादा है। अच्छी बात तो नहीं, लेट्स सपोज की बात कर रहा हूँ मैं, तो मैं समझ लूंगा कि ये जो बंदा है ये मेरा कॉम्पिटिटर है, ये 8 नंबर वाला, और ये प्रोडक्ट भी वही सेल कर रहा है जो ज्यादातर लोग सेल कर रहे हैं, मतलब ये ट्रेंड में भी है, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो ये मेरा मुझे मिल गया कॉम्पिटिटर। इसका मैंने उठाना है एसिन, और इसको ले जाना है मैंने हीलियम 10 के ऊपर। हीलियम 10 पे गया, सिंपल, मैंने जाना रिवर्स एसिन लुकअप पे। रिवर्स एसिन लुकअप पे जाके मैंने सबसे पहले देखना है मार्केट प्लेस ठीक है जी, ठीक है, यूएसए की है। यहाँ मैंने इसका एसिन पुट किया और कीवर्ड्स गेट किए। अच्छा जी, कल मेरे से पूछ रहे थे लोग कि यहाँ पे गेट कॉम्पिटिटर्स का भी यहाँ पे ऑप्शन है। गेट कॉम्पिटिटर्स करेंगे ना आप, तो आपके पास यहाँ पे जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं ये सारे आ जाएंगे। तो आपको सारों के कीवर्ड शो हो रहे होंगे, ना कि सिर्फ एक एक कीवर्ड। तो ये काम आप तब करते हैं जब आपने कीवर्ड्स गेट करने हो मुख्तलिफ मुख्तलिफ कॉम्पिटिटर्स को। 10 कॉम्पिटिटर आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ये काम भी आज हम करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसको स्टडी कर लेते हैं। इसने टोटल तकरीबन 2694 कीवर्ड्स यूज किए हुए हैं, जिनमें से 691 इसके ऑर्गेनिक कीवर्ड्स हैं, 2000 के करीब इसके स्पॉन्सर्ड कीवर्ड्स हैं। ये देखें जी, 2000 के करीब इसने स्पॉन्सर्ड कीवर्ड यूज किए हुए हैं। मतलब इतने इसके पास ऑर्गेनिक कीवर्ड नहीं है जितने इसके पास स्पॉन्सर्ड कीवर्ड है। मतलब ये बंदा अपनी रैंकिंग के पीछे अच्छा खासा बजट स्पेंड करता है। और 267 इसके पास Amazon रिकमेंडेड कीवर्ड्स हैं। सिंपल, कल इशू आ रहा था कि रैंडमली ही देख रहे थे सब लोग, इसका सर्च वॉल्यूम हाई टू लो करना है, लाजमी इसका सर्च वॉल्यूम हाई टू लो करना है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं अपने कीवर्ड टारगेट की तरफ, कि हमने किस कीवर्ड को टारगेट करना है, एग्जैक्टली कौन सा कीवर्ड होगा जिसको हमने टारगेट करना है। अब यहाँ पे हमें सारे कीवर्ड नजर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा हाई सर्च वॉल्यूम वाले, बहुत ज्यादा हाई सर्च वॉल्यूम वाले। ये एक कीवर्ड है गार्लिक प्रेस, जिसके अक्रॉस इसका ऑर्गेनिक रैंक भी है, 2000 से कम इसके ऊपर कंपीटिंग प्रोडक्ट भी हैं, सीपीआर बहुत ज्यादा है इसके ऊपर, तकरीबन इसके ऊपर 1000 की सीपीआर है, और इसका सर्च वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा है। तो मतलब ये मेरा फाइनल कीवर्ड नहीं है, ये वो कीवर्ड नहीं है जिसको मैंने टारगेट करना है। मैं नीचे आता हूँ, मैं कहता हूँ यहाँ पे इन दो कीवर्ड्स के ऊपर तो इसका रैंक है ही नहीं, स्लैश का मतलब है कि रैंक नहीं है। ये एक कीवर्ड है गार्लिक मिंसर, इसका सर्च वॉल्यूम भी 34,000 है, रीजनेबल सर्च वॉल्यूम है, मेरी रेंज में है, कंपीटिंग प्रोडक्ट भी 2000 से कम है, इसके अक्रॉस इसका रैंक भी है, ठीक है, और इसके अक्रॉस जो गिव अवेज हैं वो भी 500 से कम है, हालांकि मैंने आपको बताया है कि नंबर ऑफ गिव अवेज 200 से कम हो, तो लेट्स सपोज इसके अक्रॉस इसके गिव अवेज 200 से कम है, क्योंकि ये ऑब्वियसली हमारी आइडियल प्रोडक्ट नहीं है, ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए। तो हमारा मेन कीवर्ड क्या हो गया, 2 मिनट में हमें पता लग गया कि हमारा मेन कीवर्ड ये वाला है। ये है वो कीवर्ड जिसको हमने टारगेट करना है, गार्लिक मिंसर का। इस कीवर्ड को हम अपनी मेन कीवर्ड कहने का मतलब ये है, मेन कीवर्ड वो कीवर्ड होते हैं जिनको हम अपनी टाइटल के अंदर ऐड करते हैं, टाइटल के अंदर कि सामने नजर आए टाइटल में गार्लिक मिंसर। जब भी कोई गार्लिक मिंसर टाइप करे, Amazon को पता लगता है कि अच्छा इस बंदे ने गार्लिक मिंसर एंटर किया हुआ है, इसकी प्रोडक्ट दिखाओ जी आगे। मेनली टाइटल में ऐड करना, बाकी सारे कीवर्ड होंगे, और भी कीवर्ड टाइटल में ऐड करते हैं, टाइटल में 3 से 4 कीवर्ड ऐड कर सकते हैं हम, और बाकी जितने कीवर्ड होंगे, लेट्स सपोज 1000 कीवर्ड है, तो बाकी के जो 900 कीवर्ड्स होंगे उनको हम नीचे बुलेट पॉइंट्स में, डिस्क्रिप्शन में, और बैक एंड, बैक एंड में किस तरह कीवर्ड ऐड किए जाते हैं जब हम लिस्टिंग क्रिएशन में जाएंगे तब देखेंगे, वहां पे ऐड करेंगे, छोड़ेंगे किसी कीवर्ड को भी नहीं। हम ये जो हाई सर्च वाली वाले कीवर्ड है इनको भी ऐड करेंगे। तो लेकिन मेन कीवर्ड हमारा है गार्लिक मिंसर। हमने जब गिव अवेज करने हैं, हमने जब रैंकिंग करनी है, हमने जब कंपेन्स चलानी है, तो किस कीवर्ड को मेनली रखना है, इस कीवर्ड को मेनली रखना है, क्योंकि इसके ऊपर हमने रैंक होना है। तो हमें हमारा मिल गया मेन कीवर्ड। अब ले जी मेन कीवर्ड पकड़ते हैं,
और इसके ऊपर डाटा डाटा देखते हैं क्या है हमारा। एक एक्स-रे हमने पहले रन किया था प्रोडक्ट को देखने के लिए, दूसरा ऐसे ही जब हमें मेन कीवर्ड मिल जाए तब हम रन करेंगे। और जब हम दूसरे एक्स-रे रन करेंगे तब ही हमें मोस्टली हमारी प्रोडक्ट मिलेगी। गार्लिक मिंसर सर्च किया मेन विंडो के ऊपर, ना कि किसी लिस्टिंग के अंदर जाके मेन विंडो के ऊपर मैंने एक्सेस रन करना है। अच्छा जी, मैंने रन किया, सर्च वॉल्यूम मेरी रेंज में है, ठीक है जी। लेट्स सपोज़ ऑब्वियसली इसका सर्च वॉल्यूम 50,000 से कम है तो सर्च वॉल्यूम मेरी रेंज में है। अब लेट्स सपोज़ इस कीवर्ड के अक्रॉस एवरेज रिव्यूज़, एवरेज प्राइस, एवरेज बीएसआर और एवरेज रेवेन्यू भी मेरी रेंज में आ जाता है। और लेट्स सपोज़ इस कीवर्ड के अक्रॉस कोई ब्रांड डोमिनेंसी नहीं होती है, कोई अमेज़न डोमिनेंसी नहीं होती है, किसी ने मिनिमम प्राइस टारगेट नहीं की होती, सेल सबकी रीज़नेबल मेरी क्राइटेरिया पे होती है, इसकी रेवेन्यू सबकी मेरे क्राइटेरिया पे है, सबके रिव्यूज़ मेरे क्राइटेरिया पे हैं, सबकी रिव्यू वेलोसिटी मेरे क्राइटेरिया पे है, तो मुझे मेरी मतलब की प्रोडक्ट मिल गई है। अब इस प्रोडक्ट को मैं आगे अपने सप्लायर को दे दूँगा, अपने जो भी मेरा है सेलर है या जो भी मेरा कह लें आप क्लाइंट है उसको मैं ये प्रोडक्ट दे दूँगा। ठीक है जी? ये है प्रोसीजर फॉलो करना है। ये है प्रोसीजर जिसको हमने फॉलो करना है। अब यहाँ पे 2 से 3 बातें यहाँ पे 2 से 3 बातें जो आप लोगों ने आज नहीं नोट करनी है। एक चीज़ ये कि जब आप इस कीवर्ड को मेनली टारगेट करेंगे, इस कीवर्ड के अक्रॉस रैंकिंग करेंगे, तो ये जो नीचे वाले कीवर्ड्स हैं, जिनका सर्च वॉल्यूम इसके सर्च वॉल्यूम से कम है, नीचे भी तो ऑब्वियसली कितने हज़ार कीवर्ड्स हैं, ये नीचे वाले। गार्लिक मिंसर से नीचे वाले जितने भी कीवर्ड्स होंगे पेज 10 तक, मैं उनको अपनी लिस्टिंग में लाज़मी ऐड करूँगा। ऊपर वाले भी करूँगा और नीचे वाले भी करूँगा। लेकिन जब मैं अपनी अपनी प्रोडक्ट को गार्लिक मिंसर के अक्रॉस रैंक कर रहा हूँगा, तो ये वाले कीवर्ड ऑटोमैटिकली रैंक हो जाएँगे। इन कीवर्ड्स के अक्रॉस मेरी प्रोडक्ट ऑटोमैटिकली रैंक हो जाएगी। क्योंकि जब हम बड़े को पकड़ते हैं ना, तो छोटे वाले सारे ऑटोमैटिकली रैंक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये कीवर्ड हमने अपनी लिस्टिंग में यूज़ किए होते हैं। जब हम इसके अक्रॉस गिवअवेज़ कर रहे होंगे, लेट्स सपोज़ इसके अक्रॉस गिवअवेज़ 480 यूनिट्स हैं। जब हम 480 गिवअवे करेंगे, तो क्या ये वाला क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होगा? या ये वाला क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होगा? या ये जो नीचे वाले हैं? तो इससे नीचे वालों का के गिवअवेज़ इससे कम है, वो ऑटोमैटिकली रैंक हो जाएँगे। उधर से हमें ऑटोमैटिकली रेवेन्यू आना स्टार्ट हो जाएगी। तो हमारे पास बहुत सारे कीवर्ड्स होंगे जिनके अक्रॉस हम रैंक हैं। फिर हम लोग जब इसके ऊपर रैंक हो जाएँगे, फिर हमें जो रेवेन्यू आ रही होगी, उसको हम रीइन्वेस्ट करके ज़्यादा अर्निंग करेंगे और उन उस अर्निंग के साथ हम इन हाई सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स के ऊपर रैंकिंग करेंगे। ठीक है जी? जिनके अक्रॉस गिवअवेज़ 1000, 800 एटसेट्रा, एटसेट्रा। ठीक है जी? ये होता है प्रोसीजर। ये प्रोसीजर होता है जिसको हमने फॉलो करना होता है। ठीक है जी? होपफुली आपको इस यहाँ तक की अंडरस्टैंडिंग होगी होगी। अच्छा जी, थोड़ा-सा अब आगे चलते हैं, ये तो पुराना वाला हमने लास्ट टाइम स्टडी कर लिया था। यहाँ पे एक और चीज़ आप लोगों को बतानी थी मैंने बाय बॉक्स से रिलेटेड, क्योंकि बाय बॉक्स का इश्यू आ रहा था सबको। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक बंदा है, यहाँ पे एक लिस्टिंग है ये वाली, जिसके ऊपर 15 सेलर बैठे हुए हैं, जिसके ऊपर 15 सेलर बैठे हुए हैं। अब ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये लोग प्राइवेट लॉन्च नहीं कर रहे यहाँ पे, ये लोग होलसेल कर रहे हैं। अब होलसेल वालों के लिए कोई अलग से अमेज़न नहीं बना हुआ। होलसेल वालों के लिए, प्राइवेट लेबल वालों के लिए, ड्रॉप शिपिंग के लिए, सबके लिए एक ही अमेज़न है। एक ही जगह है जहाँ हम सब ने मिलके काम करना है। तो ये जो बंदा है जहाँ पे अगर आपको कोई ऐसी लिस्टिंग नज़र आए यूएसए या यूके में, क्योंकि ये एस्टेब्लिश मार्केट है, मैं इधर इन्हीं की बात करूँगा, छोटी मार्केट्स की बात नहीं मैं कर रहा अभी। 2 एस्टेब्लिश मार्केट हैं यूएसए या यूके। ठीक है जी? अगर आपको इन मार्केट्स में कोई ऐसी लिस्टिंग नज़र आए जिसके ऊपर मल्टीपल सेलर बैठे हुए हैं, तो आप समझ जाएँ कि उस लिस्टिंग के ऊपर होलसेल हो रहा है। वहाँ पे होलसेल किया जा रहा है। और जब होलसेल किया जाता है, तो ये जो ओनर होता है, लिस्टिंग का ओनर होता है, वो लिस्टिंग में नहीं बैठा होता। वो लिस्टिंग में नहीं बैठा होता। अब ओनर जो होता है, वो मल्टीपल सेलर्स को अलाउ करता है। ओनर खुद अलाउ करता है मल्टीपल सेलर्स को कि आओ, मेरी लिस्टिंग में बैठो और मेरी लिस्टिंग में बिज़नेस करो। ठीक है जी? तो वो लोग आते हैं इसकी लिस्टिंग के ऊपर
इसकी लिस्टिंग के ऊपर आते हैं और इसकी लिस्टिंग को सेल ऑन अमेज़न कर लेते हैं। यहाँ पे आपको सेल ऑन अमेज़न का ऑप्शन नज़र आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पे ये। जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं ना, इसके ऊपर सेल ऑन अमेज़न के ऊपर क्लिक करते हैं, तो आप ऑटोमैटिकली इस लिस्टिंग के साथ अटैच हो जाते हैं। ठीक है जी? और जब आप लेट्स सपोज़ इस लिस्टिंग के साथ अटैच हो जाते हैं, तो तब भी आपका कॉम्पिटिशन खत्म नहीं होता कि आप तो एक ऑटोमैटिकली रैंक रैंक लिस्टिंग के साथ अटैच हो गए हैं, उसके ऊपर ऑटोमैटिकली आपको उसके ऊपर ऑटोमैटिकली आपको सेल आएगी, नहीं। आपको फिर भी क्योंकि बहुत सारे सेलर होते हैं, बहुत सारे सेलर्स होते हैं, फिर भी आपको उनमें से ऑर्डर गेन करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। और वो मेहनत का नाम क्या होता है? मेहनत का नाम होता है बाय बॉक्स को गेन करना। बाय बॉक्स आप कह लें कि एक एल्गोरिथम है, जिसके पास वो होगा उसकी लिस्टिंग उस टाइम एक्टिव होगी, उसकी लिस्टिंग उस टाइम एक्टिव होगी और जो ऑर्डर आएगा वो उसको मिलेगा। ठीक है जी? अब यहाँ पे 15 सेलर बैठे हुए हैं, 15 सेलर में से जिसके पास बाय बॉक्स मोस्टली टाइम रहेगा, सबसे ज़्यादा ऑर्डर उसको मिलेंगे। और मोस्टली बाय बॉक्स सबसे ज़्यादा किसके पास रहेगा? जिसकी प्राइस सबसे ज़्यादा कम होगी, जिसकी प्राइस सबसे ज़्यादा कम होगी। और अगर अगर आपके कॉम्पिटिटर्स में से बाय बॉक्स के कॉम्पिटिटर्स में से कोई अमेज़न है, तो आप छोड़ दें फिर। आप अमेज़न को कम्पीट कर ही नहीं सकते क्योंकि अमेज़न सबसे ज़्यादा मिनिमम प्राइस को टारगेट करता है। सबसे ज़्यादा मिनिमम प्राइस टारगेट ही अमेज़न ने की होती है। अच्छा जी, ठीक है जी। अब लेट्स सपोज़ अभी बाय बॉक्स इसके पास है, अमेज़न के पास है। ये देखिए यहाँ पे सोल्ड बाय अमेज़न नज़र आ रहा है। सोल्ड बाय यहाँ पे सोल्ड बाय कौन होता है? ब्रांड ओनर। सोल्ड बाय जो बेच रहा होता है, जो ब्रांड ओनर होता है। ये सोल्ड बाय यहाँ पे अमेज़न है। लेट्स सपोज़ बाय बॉक्स अभी इसके पास है। तो कोई भी यहाँ पे आएगा और बाय नाउ क्लिक करेगा तो ऑर्डर किसके पास जाएगा? अमेज़न के पास। लेकिन 24 आवर्स बाय बॉक्स अमेज़न के पास भी नहीं रहेगा। क्या पता 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद बाय बॉक्स इसके पास आ जाए। तो तब जो ऑर्डर प्लेस करेगा वो किसके पास जाएगा? वो इसके पास जाएगा। फिर उसके बाद थोड़ी देर के लिए इसके पास जाए, तब जो ऑर्डर प्लेस करेगा वो शायद इसके पास जाए। ठीक है? इस तरह बाय बॉक्स रोटेट होता रहता है। तो यहाँ पे आप लोगों को जो चीज़ नज़र आ रही होती है बाय बॉक्स, वो इस चीज़ को शो कर रही होती है। वो इस चीज़ को शो कर रही होती है कि उस टाइम ऑर्डर किसको जा रहे हैं, उस टाइम बाय बॉक्स है किसके पास। ठीक है जी? ये बाय बॉक्स का कांसेप्ट है, इसको डीपली स्टडी हम होलसेल के अंदर जाके करेंगे। सॉरी अगर मैं आज थोड़ा ऊँचा ना बोल रहा हूँ, मेरा गला थोड़ा खराब है। अच्छा जी, ये हो गया। एक और चीज़, यहाँ पे गेट कॉम्पिटिटर्स की बात की थी हमने कि गेट कॉम्पिटिटर्स क्या है, क्यों किया जाता है? ये जब हम चाहते हैं कि हमने तो चलो लिस्टिंग लॉन्च कर दी, हमें कॉम्पिटिटर पता लग गया, लेकिन हम चाहते हैं कि हमें पता लगे कि हमारे मैक्सिमम जो टॉप रैंक कॉम्पिटिटर्स हैं, उन्होंने कौन-कौन से कीवर्ड यूज़ किए होते हैं। ऑब्वियसली हर हर कॉम्पिटिटर ने या हर सेलर ने सेम कीवर्ड तो नहीं यूज़ किए होंगे। बहुत सारे ने डिफरेंट भी यूज़ किए होंगे, बहुत सारे आपस में मैच भी कर रहे होंगे कीवर्ड्स, ठीक है? तो डिफरेंट कीवर्ड्स भी होते हैं, मैच कीवर्ड्स भी होते हैं, तो सबको अगर आप देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपने गेट कॉम्पिटिटर्स करना है। सबसे पहले गेट कॉम्पिटिटर्स करने पहले आपने एग्ज़ैक्ट एसिन मैच कर लेना है, ताकि आपको गार्लिक प्रेस वाले ही एसिन नज़र आएँ। ये ना हो कि आपके टेबल स्पून या दूसरे एसिन नज़र आ रहे हों। एग्ज़ैक्ट एसिन मैच किया, गेट कॉम्पिटिटर्स किया। अब आप लोग सिर्फ 10 कॉम्पिटिटर सेलेक्ट कर सकते हैं, 10। एक आपने ये सिलेक्ट कर लिया, एक ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये रेलेवेंट करने हैं, ये रेलेवेंट प्रोडक्ट नहीं है आपकी, ये रेलेवेंट है। इसको उठा लिया, इसको उठा लिया, इसको भी उठा लिया और इसको भी उठा लिया। ठीक है जी, 10 आउट ऑफ 10 हो गए, 10 आउट ऑफ 10 हो गए यहाँ पे, सारे एसिन आ गए यहाँ पे। अब करें गेट कीवर्ड्स। तो अगर सर इसमें ये रैली अगर हम सिलेक्ट लें तो इर्रेलेवेंट सिलेक्ट करें तो मुख्तलिफ एसिन आ जाते हैं, वो फिर बेसिकली किसी और निशी से भी आ जाते हैं, मुख्तलिफ निशी से आ जाते हैं। जिस तरह एक आपकी नीश गार्लिक प्रेस की होगी, दूसरी आपको कहीं और किसी और नीश से, लेट्स सपोज टेबल की नीश से आगे, उसके बाद स्पून्स की नीश से आगे, तो वो फिर चीज़ अच्छी नहीं होती। तो फिर आपने इसको लाज़मी एग्ज़ैक्ट एसिन मैच ज़रूर करना होता है। तो ठीक है जी? अगर हम ये ये रेलिवेंट सिर्फ करते तो इनके सारे नंबर एक जैसे होते हैं? नहीं, एसिन तो सेम, एसिन तो इसी तरह का होता है, बी0 आगे कुछ ना कुछ होता है। लेकिन इर्रेलीवेंट का मतलब ये नहीं होता कि यहाँ पे जी, जी। एक बी वाले आ गए, एक सी वाले आ गए, एक डी वाले आ गए, नहीं।
इरेगुलर का मतलब ये होता है कि एक आपको गार्लिक प्रेस की प्रोडक्ट का एसिन मिल गया, दूसरा आपको लेट्स सपोज चेयर की प्रोडक्ट का एसिन मिल गया, तीसरा आपको लेट्स सपोज लॉन्ड्री बैग की प्रोडक्ट का एसिन मिल गया। वो इस तरह मिलते हैं, फिर वो चीज़ अच्छी नहीं साबित होती। जी ठीक है जी, क्योंकि हमने तो गार्लिक प्रेस का ही लेना है, यहाँ पे एग्जैक्ट एसिन, उसी नीश के एसिन हमें चाहिए। ठीक है जी, एक ये चीज होगी। दूसरी चीज, एक तो कीवर्ड का प्रोसीजर ये मिल गया ना कि कीवर्ड अगर हमने गेन करने हैं तो ये हो गया। अब इसको भी थोड़ा इजी कर लेते हैं। हमने आज एक बहुत लंबा प्रोसीजर देखा कि पहले हम गए ब्लैक बॉक्स से ऊपर, ब्लैक बॉक्स के ऊपर से प्रोडक्ट का आइडिया मिल गया हमें, उधर से हमने प्रोडक्ट का कोई भी रैंडम कीवर्ड उठाया, उसको रन किया, उधर से कॉम्पिटिटर उठाया, उधर से फिर मेन कीवर्ड उठाया, फिर उसके ऊपर एक्सेल रन किया, फिर उसको स्टडी किया एंड ब्ला ब्ला। ये थोड़ा लंबा प्रोसीजर, हालांकि है तो बहुत इंपॉर्टेंट, करना हमने यही है, लेकिन इसको थोड़ा और शॉर्ट आउट कर लेते हैं, इसको थोड़ा और पतला कर लेते हैं, इसको और सिंपल कर लेते हैं। यहाँ पे हमें सेरिब्रो के नीचे कीवर्ड रिसर्च का ऑप्शन नजर आ रहा है, जिसको हम मैग्नेट कहते हैं। यहाँ पे पहले मैग्नेट लिखा होता था, ये असल में मैग्नेट ही है। ये है मैग्नेट, मैग्नेट का फॉर्म है, ये मैग्नेट का टूल है, ये हीलियम 10 के अंदर। इसको क्लिक करेंगे हम, ये देखिए ऊपर आपको मैग्नेट लिखा नजर आ रहा है। आप मैग्नेट के अंदर गए हैं, मैग्नेट के अंदर हम कहते हैं कि हमें हमें एक प्रोडक्ट का आइडिया मिल गया ब्लैक बॉक्स से। लेट्स सपोज वो प्रोडक्ट है गार्लिक टेस्ट। हमें मेन कीवर्ड नहीं मिल रहा है हमारा, या वो कीवर्ड जिसको हमें टारगेट करना है। हमें क्राइटेरिया पता है कि हमारा जो वो कीवर्ड जिसको हमें टारगेट करना होता है उसका क्राइटेरिया क्या होगा। तो सिंपल हम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे आए हम, यहाँ पे हमने कीवर्ड डाला, उसको गेट कीवर्ड्स किया, गेट कीवर्ड्स करने के बाद उसने हमें सारे जितने भी अमेजोन के ऊपर गार्लिक प्रेस से रिलेटेड कीवर्ड है, आपने पहले देखा कि पहले आपको सिर्फ 1000 या 2000 नजर आ रहे थे, अब आपको तकरीबन 1,22,000 के करीब कीवर्ड्स नजर आ रहे हैं। मतलब गार्लिक प्रेस से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स हैं अमेजोन के ऊपर, वो सारे आपको नजर आएंगे। सर्च वॉल्यूम हाई टू लो किया, यहाँ से आपने अपना मेन कीवर्ड ढूंढा। लेट्स सपोज आपका मेन कीवर्ड है नीचे गार्लिक मिंसर, ये देखें 13 पोजीशन पे आ रहा है आपका मेन कीवर्ड। ठीक है जी, या ये ऊपर आपको यहाँ पे कोई नजर आता है कीवर्ड गार्लिक प्रेस से रिलेटेड, उसको आपने कीवर्ड पकड़ा और उसके ऊपर जाके प्रोडक्ट को रन किया। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये है जो नजर आ रही है हमें, कि हमें यहाँ पे बहुत ज्यादा रैंडम कीवर्ड्स भी नजर आ रहे हैं। पोटैटो मैशर, पायोनियर वुमेन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बोटल ओपनर। अब हमारी प्रोडक्ट तो ये है ही नहीं, हमारी तो प्रोडक्ट है गार्लिक प्रेस। तो आपने कभी भी ये गलती नहीं करनी कि कोई ऐसा कीवर्ड जो आपकी प्रोडक्ट का हो ही ना। ठीक है जी, आपकी प्रोडक्ट है गार्लिक प्रेस, आप यहाँ से बोतल ओपनर उठा रहे हैं, या किचन सेट उठा रहे हैं, या वेजिटेबल चॉपर उठा रहे हैं, ये कीवर्ड नहीं है आपका। वेजिटेबल चॉपर कोई और चीज है, बोतल ओपनर कोई और चीज है, गार्लिक प्रेस कोई और चीज है। हमने गार्लिक प्रेस से रिलेटेड ढूंढना है, तो उसके लिए हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे और एग्जैक्ट मैच वाला कीवर्ड ढूंढेंगे। लेट्स सपोज ये हमारा एग्जैक्ट मैच वाला कीवर्ड है, इसको हमने यहाँ से उठाया और अमेजोन के ऊपर रन किया। इसको हमने यहाँ से उठाया और अमेजोन के ऊपर रन करना है, और फिर इसके ऊपर एक्सेल रन करके डाटा चेक करना। ठीक है जी, ये थोड़ा सिंपल प्रोसीजर हो जाएगा, लेकिन लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा ना कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है आपके लिए। लग तो सिंपल रहा है, लेकिन यहाँ पे अभी जो मैंने आपको चीज बताई कि इस प्रोसीजर में हमें ब्रॉड फ्रेज कीवर्ड भी मिलते हैं। अब ब्रॉड फ्रेज कीवर्ड हमेशा हमारी फेलियर का बायस बनते हैं। ठीक है जी, तो ब्रॉड फ्रेज कीवर्ड को टारगेट नहीं करना। ब्रॉड फ्रेज कीवर्ड का मतलब ये कि आप अगर बताएं कि मैं अगर आपको कहूँ कि होम डेकोर एक कीवर्ड है, तो आपको पता लग रहा है कि प्रोडक्ट कौन सी है, नहीं ना पता लग रहा। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि वॉल हैंगिंग पिक्चर, तब आपको पता लग रहा है कि हाँ पिक्चर की बात की जा रही है। ये एक ब्रॉड फ्रेज कीवर्ड नहीं है, होम डेकोर एक ब्रॉड फ्रेज कीवर्ड है, या किचन सेट एक ब्रॉड फ्रेज कीवर्ड है। हमने ब्रॉड फ्रेज कीवर्ड को टारगेट नहीं करना, हमने हमेशा एग्जैक्ट मैच वाले रीजनेबल कीवर्ड को टारगेट करना है। तो इस चीज को हमने जहन में रखना है। ठीक हो गया जी, होपफुली आप लोगों को इस चीज की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी होगी। सर मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, मैं क्वेश्चंस की तरफ ही आ रहा हूँ। नहीं सर, मुझे एक्सेल में एक इशू आया है, जो काम आप कर रहे थे ना सर, वही मैं भी कर रहा था। तो मेरे रिजल्ट्स में और आपके रिजल्ट्स में बहुत फर्क आ रहा था, खासतौर पे ये जो आपकी रैंकिंग लिस्ट थी उसमें भी। कहाँ पे किस पोर्शन में आपको आपका डिफरेंस आ रहा है?
सर आप ये जाएं, जब आप इसको सर्च करते हैं, कीवर्ड्स नहीं, उससे पहले जब एक्सरे रन करते हैं हम उस पे, वो आपने किया था अभी पहले। लेट्स सपोज Yes. गार्लिक मिंसर का एक्चुअली रन करता हूँ मैं। ऐसा कर। सर अगर आप गार्लिक मिंसर पे करते हैं तो मैं अभी आपको रिजल्ट्स बता सकता हूँ। जी सर, ये मेरे सामने ही खुले हुए हैं, और ये टोटल रेवेन्यू तो इसका सर 2128310 आ रहा है मेरे पास, और रैंकिंग अच्छा, जो है वो भी डिफरेंट है। एवरेज रेवेन्यू बीएसआर वगैरह क्या आ रहा है आपको? सेम नहीं आ रहा? नहीं सर, एवरेज बीएसआर भी चेंज है। एवरेज बीएसआर मेरे पास 27913 आ रहा है। आप ऐसा करें कि Average- अपना जो ब्राउजर है ना उसकी हिस्ट्री डिलीट करें, अकाउंट शिफ्ट करें और दूसरे अकाउंट के साथ चेक करें। चलें ठीक है सर। जी हमजा से आप पूछें। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हमें अपना डिजायर्ड कीवर्ड मिल गया, तो बाकी जो सारे कीवर्ड्स हैं ऊपर वाले सर्च वॉल्यूम के, नीचे वाले सर्च वॉल्यूम के, वो तो हम अपनी प्रोडक्ट के रिलेटेड वाले जो गार्लिक प्रेस वाला, गार्लिक मिंसर वाले सारे कीवर्ड्स अपनी लिस्टिंग में ऐड करेंगे मेन टाइटल के कीवर्ड के साथ ही। तो सर क्या हम दूसरे मतलब के जो कीवर्ड्स हैं वो भी नहीं ऐड कर सकते लिस्टिंग में? मतलब कोई बंदा अगर अपने पास पोटैटो मैशर सर्च करे तो उसमें भी हमारी प्रोडक्ट उसको कहीं पे नजर आए, तो ये नहीं होता कि उसका ये माइंड नहीं बन कर जाए हमारी सकते। प्रोडक्ट? बेसिकली इसका नुकसान मैं आपको बताता हूँ। नुकसान इसका ये है कि अगर कोई बंदा पोटैटो मैशर टाइप करता है ना, तो उसके माइंड में क्लियर होता है कि मैंने प्रोडक्ट कौन सी लेनी है। ठीक है जी। और आपने लेट्स सपोज पोटैटो मैशर का कीवर्ड भी ऐड किया हुआ है, उसको उसके ऊपर आप रैंक भी हो गए, या उसके ऊपर आपने कैंपेन चला के अपनी प्रोडक्ट पहले पेज पे भी ला के शो करा दी हुई है, तो वो बंदा आपकी प्रोडक्ट परचेज नहीं करेगा। इसका नुकसान क्या होगा? इसका नुकसान ये होगा कि आपका सेल थ्रू रेट कम हो जाएगा। सेल थ्रू रेट क्या होता है कि अगर 100 लोग आपकी प्रोडक्ट को देखते हैं, 100 लोग एक कीवर्ड टाइप करके आपकी प्रोडक्ट पे आते हैं, तो उनमें से कितने लोग आपकी प्रोडक्ट को परचेज भी करते हैं? अगर तो मोर देन 60% लोग आपकी प्रोडक्ट को परचेज करें तो सेल थ्रू रेट अच्छा है, आप आपकी रैंकिंग इंक्रीज होगी ना कि डिक्रीज होगी। लेकिन अगर 100 में से लेस देन 50% लोग आपकी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं और बाकी के जो 60% लोग हैं वो आपकी प्रोडक्ट को देख के सिर्फ चले जाते हैं, इससे आपका सेल थ्रू रेट डिक्रीज हो जाएगा और आपका रैंक भी मुख्तलिफ कीवर्ड्स के ऊपर से डिक्रीज होगा। तो इस फैक्टर को देखते हुए हम एक ऐसा कीवर्ड जिसके ऊपर हमारी प्रोडक्ट डिपेंड ही नहीं करती, जिससे रिलेटेड हमारी प्रोडक्ट है ही नहीं, हम वो कीवर्ड कभी भी अपनी लिस्टिंग में यूज नहीं करते। ठीक हो गया सर, थैंक यू। जी किसी और का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। अच्छा मैंने आपसे क्वेश्चन क्या करना था, मुझे क्वेश्चन थोड़ा माइंड में नहीं है। क्वेश्चन अगर आप मुझे कोई याद लाए कि मैंने आप लोगों से क्या क्वेश्चन करना था। अमेज़न फीस के बारे में पूछना था। सर एफबीए फी का हाँ एफबीए के बारे एफबीए में फीस का। समझ। जी यहाँ पे अताउर रहमान साहब बैठे हैं। अताउर रहमान साहब आप बता सकते हैं कि एफबीए फीस क्या है, क्यों हमें पड़ती है? अच्छा जी दानियल अब्बास भी नहीं है यहाँ पे। हैदर नूर डार, जी सर। आप अगर बताना चाहें कि एफबीए फीस क्या होती है ताकि बाकियों को भी अंदाजा हो जाए। सर एफबीए ये वो जो अमेज़न की वो फीस है जो आपकी प्रोडक्ट वो अपने वेयर हाउस में रखता है, वहीं से पैक करके कस्टमर को भिजवाता है, ये उसकी फीस है। बिल्कुल। रखने की फीस अलग होती है। ठीक है। आज ये जी भी देख लें कि अमेज़न के ऊपर हमें यूएसए में दो तरह की फीसें पड़ती हैं। लिख लें, एक तो ये एफबीए फीस, दूसरी होती है रेफरल फीस। REFERAL, रेफरल फीस। वो क्या होती है? रेफरल फीस वो फीस होती है जो आपकी इन्वेंट्री, आपका स्टॉक अपने वेयर हाउस में रखता है ना अमेज़न, वो उसको कहते हैं रेफरल फीस। उसका जो चार्जेस होते हैं उसको रखने के, उसको रेफरल फीस कहा जाता है। एफबीए फीस वो फीस होती है कि आपके ऑर्डर को फुलफिल करना, आपका जो यूनिट है उसको अपने वेयर हाउस से लेकर बायर के घर तक पहुंचाने में जो चार्जेस पड़ते हैं उसको एफबीए फीस कहा जाता है। तो ये दो तरह की फीसें हमें पड़ती हैं अमेज़न के ऊपर। ठीक है जी। एक हमें वेयर हाउस फीस जिसको हम रेफरल फीस कहते हैं,
और दूसरी हमें FBA फीस पड़ती है। तो इन 2 फीसेस का आगे जाके बहुत चक्कर होगा हमारे लिए प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशंस में एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इन 2 चीज़ों को ज़हन में रखें आप लोग। अच्छा जी मामा सिर्फ आप पूछें, आपने एंड किया हुआ है। सर मेरा क्वेश्चन था कि जब हम लोग प्रोडक्ट हंट करते हैं, रिसर्च कर रहे थे, तो सर BSR हमने देखना होता है कि वो 5000 से कम हो और हमें सेल्स देखनी होती है कि पर मंथ सेल्स है वो 200 हो, ताकि जो पर डे सेल है वो 5 to 6 यूनिट्स हो। तो सर ये हाँ, दोनों 200 चीजें to बहुत 500। जी सर लेकिन 200 से 500 जी बिल्कुल। हो गया कोई क्वेश्चन मामा? जी अर्शद शाह आप पूछें। सर मैंने पूछना था, ये जो रेफरल फी है, इस वेयर हाउस, ये स्टोरेज फी भी यही होगी फिर? स्टोरेज फीस डिफरेंट होती है, ठीक है। स्टोरेज फीस बेसिकली जब आपकी इन्वेंट्री 1 महीने से ज्यादा उधर पड़ी रहे ना और वो सेल आउट ना हो, तब आपको स्टोरेज फीस पड़ती है। रेफरल फीस बस अपने वेयर हाउस में आपकी इन्वेंट्री रखने को रेफरल फीस कहते हैं। अच्छा ठीक, थैंक यू। सर अब मैं हेलो पूछूं? जी पूछें। सर वो ये कहना था कि अगर हम अपने प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहें तो क्या बेस्ट रहेगा, FBA या FBM? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपने पूछा। अच्छा जी, अगर हम अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहें तो उसमें क्या चीज बेहतर रहेगी? अब यहाँ पे दो मॉड्यूल है हमारे सामने, या तो ये या FBM। अब Amazon पे 2 तरह के बायर होते हैं, सुनने वाली बात है, पते वाली बात है। Amazon पे 2 तरह के बायर होते हैं, एक होते हैं प्राइम बायर, प्राइम जरूरी VIP बायर्स, ठीक है, और एक होते हैं नॉर्मल बायर्स। जो होते हैं ना प्राइम बायर्स, जो VIP बायर्स होते हैं, वो Amazon की जेरे निगरानी होते हैं। Amazon देख रहा होता है कि मेरे VIP बायर्स को, प्राइम बायर्स को कोई मुश्किल ना आए, कोई उनको तंगी ना पेश हो, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे आपको प्राइम की प्रोडक्ट्स नजर आती है ना, जिनके ऊपर Amazon का हाथ होता है बेसिकली, ये आप कह ले, या जिनको Amazon पसंद करता है, उनको ना प्राइम का टैग दे देता है, ठीक है जी। अब हर वो प्रोडक्ट जो FBA के अंडर लॉन्च होती है, सिर्फ वही प्रोडक्ट्स हमारे प्राइम बायर्स को नजर आती हैं। जो FBM की प्रोडक्ट्स होती है ना, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट की प्रोडक्ट्स, क्योंकि उनकी क्वालिटी, उनकी हैंडलिंग Amazon के अंडर नहीं होती, वो सेलर के अंडर होती है, तो वो प्रोडक्ट्स हमारे प्राइम बायर्स को नजर ही नहीं आ रही होती। समझ लगी इस बात की? जो FBM की प्रोडक्ट्स होती है ना, वो हमारे प्राइम बायर्स को नजर ही नहीं आती, ठीक है। जिस तरह जब डोनाल्ड ट्रंप इंडिया गया था, तो वो उन्होंने एक दीवार खड़ी कर दी थी ना, वो गरीबों को छुपाने के लिए। इसी तरह Amazon ने एक दीवार लगाई हुई है कि मेरे जो प्राइम बायर्स हैं वो FBM की प्रोडक्ट्स देख ही नहीं सकते। तो अगर देख ही नहीं सकते तो इसका मतलब है परचेज ही नहीं कर सकते। हर हर प्राइम बायर सिर्फ FBA की प्रोडक्ट परचेज कर सकता है। हर बायर सिर्फ FBA, फुलफिलमेंट बाय Amazon की प्रोडक्ट परचेज कर सकता है। और जो प्राइम का टैग होता है, जो प्राइम का टैग होता है, वो मिलता ही सिर्फ FBA के सेलर्स को है। प्राइम का टैग सिर्फ FBA वाले सेलर को मिलता है, ना कि FBM वालों को। तो अगर हम अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं तो हमारे लिए जरूरी यही है कि हम FBA करें। क्यों क्योंकि Amazon के ऊपर मोर देन 60% बायर्स प्राइम बायर्स हैं। Amazon के ऊपर मोर देन 60% बायर्स प्राइम बायर्स हैं। तो अगर हम FBM कर लेंगे तो हम उसी दिन अपने 60% से ज्यादा बायर्स को खो देंगे। तो इसका सोल्यूशन क्या है? हम FBA करें। ठीक हो गया जी। और सर ये प्राइम बायर का क्राइटेरिया क्या है कि अमेज़न कैसे डिफाइन करता है कि ये प्राइम बायर है? और जितनी भी प्रोडक्ट FBA के अंडर है वो सारी की सारी प्राइम प्रोडक्ट होंगी या उनमें से कुछ प्राइम प्रोडक्ट होंगी? नहीं, सारी की सारी होती तो सारी ही जो भी प्रोडक्ट होती है ना FBA के अंडर, वो सारी प्राइम के क्राइटेरिया में आ जाती होती है। ठीक है जी। और आपने बात की कि प्राइम बायर का किस तरह पता लगेगा, तो हमें प्राइम बायर का नहीं पता लगता है, सेलर को नहीं पता लगता प्राइम बायर का, वो Amazon को ही पता होता है। क्योंकि
Amazon के ऊपर 2 तरह के बायर अकाउंट होते हैं। आप लोग बायर अकाउंट बनाते हैं ना, यहाँ पे जाके बायर अकाउंट बनाते हैं। Amazon के ऊपर 2 तरह के अकाउंट होते हैं। एक होता है सादा अकाउंट, ठीक है? और एक होता है प्राइम अकाउंट। यहाँ पे प्राइम मेंबरशिप आपको नज़र आ रही होगी यहाँ पे, ठीक है जी? ये कोई 5th लास्ट ऑप्शन है। एक होता है सादा अकाउंट और एक होता है प्राइम अकाउंट। जिन्होंने ये प्राइम अकाउंट खुलवाया होता है फिर वो प्राइम के बायर्स होते हैं। सिंपल, कोई डिफरेंस नहीं है इसके अंदर। और जिन्होंने ये सादा अकाउंट खुलवाया होता है वो सादा बायर होते हैं। उनको FBA की नज़र भी प्रोडक्ट्स नज़र आ रही होती हैं, उनको FBM वाली प्रोडक्ट्स भी नज़र आ रही होती हैं। लेकिन जिन्होंने सिर्फ जिन्होंने प्राइम मेंबरशिप ली होती है ना, उनको सिर्फ FBA की प्रोडक्ट्स नज़र आ रही होती है। अच्छा जी, किसका ये सर क्वेश्चन मेरा था? एक ज़ैनब क्वेश्चन था। आपका अंडरस्टैंडिंग हुई इसकी? जी सर हुई। और अगर देखें मैंने अपने प्रोडक्ट फिर उनको कैसे देंगे हम, किनको? Amazon वालों को, कि अपने पास रख लें? उनको हम शिप करवा के देंगे, उनके वेयर हाउस में पहुंचाएंगे जी अपनी वो हम आगे चल के स्टडी करेंगे उसको भी। जी जी ठीक है, थैंक यू सर, क्लियर है।